ओके ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज आप लोग के जैसे पेपर स्टार्ट हो गए अग्निवीर के, ठीक है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है आपके पास, जो मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट थी ना आपकी, उसका पेपर है। ये पूरे 50 क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, किस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? वैसे ड्रैगन अगर ये ना भी होता, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं, तो ये बोलते हैं बच्चे। इसका जो राइट आंसर था आपका वो था भूटान। तो इसको चेक करिएगा, इसका जो राइट आंसर तो बनना था आपका ए, आपका बी क्या बना था आपका राइट आंसर, यानी भूटान। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था जीके का। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था, भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर? तो देखिएगा, भारत के पश्चिम में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है गुजरात के साइड जो बढ़ता है बेटा महासागर, वो कौन सा है? अरब सागर। तो वेस्टर्न में जो महासागर वो कौन सा है? अरब सागर है। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, भारत और पाक कारगिल युद्ध का जो नाम था उसका कोड नाम क्या था? यानी जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था? शायद आता भी होगा आप सबको। तो इसका जो राइट आंसर था, एक में दिया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये अमृतसर में हुआ था। ऑपरेशन विजय, ये राइट आंसर है, ऑपरेशन विजय। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। और कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है बेटा? विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। हो सकता है अगले पेपर में ये आ जाए, तो यहाँ से एक जरूर देख लेना। यहाँ पे ऑपरेशन पूछा गया तो अगले शिफ्ट में कोई और ऑपरेशन भी बन सकता है, ठीक है। तो ऑपरेशन विजय नाम था, 1999 में ये हुआ था। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जन घनत्व है? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो सबसे ज्यादा है वो है बेटा आपकी बिहार में। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में। और अगर पूछते आपसे सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या बनेगा? सही। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्वेश्चन बड़ा इजी सा था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, निकल जाना था सभी बच्चों का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन? मैंने आपको बोला भी था पहले कि गवर्नर हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए। और स्पोर्ट्स का जो करंट है बच्चा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर देख के जाना। यहाँ एक मुख्यमंत्री पूछा गया है, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जो है वो M.K. स्टालिन है। और अगली शिफ्ट में जो डाला गया था उन्होंने डाला था बिहार के मुख्यमंत्री कौन? वो थे नीतीश कुमार, ठीक है। दो शिफ्टों में मुख्यमंत्री पूछे थे, और दो शिफ्टों में, अभी अगली जो शिफ्ट है उसमें कोई मुख्यमंत्री पूछा नहीं गया था। पर एक चीज जरूर देख लेना कि मुख्यमंत्री का क्वेश्चन बन सकता है, गवर्नर आ सकते हैं, आपके कैबिनेट मंत्री कुछ भी पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स जीके, चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको मैंने स्पेशली पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए अमेरिका के वर्तमान, ये ऐसा क्वेश्चन है जो टर्निंग क्वेश्चन होगा तुम्हारा, क्योंकि सबसे निकलेगा भी नहीं। और ध्यान देना, इसको देख के तुम ऐसा मत करने लग जाना कि तुम सारी दुनिया के राष्ट्रपति देखने पढ़ने लग जाओ या उपराष्ट्रपति पढ़ने लग जाओ। सोचेगे एक बार उपराष्ट्रपति पूछ लिया, अब मैं सारे देश जितने भी वहां के उपराष्ट्रपति पढ़ लूंगा, वो टाइम वेस्टेज है बेटा, ऐसा नहीं करना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कोई बात नहीं, टर्निंग क्वेश्चन है, अगर आपका बना तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं, पर इसमें डिटेल में नहीं जाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या था? JD वेस्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में ना भारत का विजिट किया था, इसीलिए शायद उन्होंने तब पूछा होगा। तो ये आपका राइट आंसर था, अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है। और इस पे टारगेट ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन आपको पता है, अगर टारगेट मत करना कि कहीं तुम दूसरे देशों के उपराष्ट्रपति पढ़ने लग जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हिला देगा, कई बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, ये थे अरविंद घोष के वर्ड थे। किसके थे? अरविंद घोष के। पर आपने देखा होगा 3-4 क्वेश्चन इसके बड़े मजेदार है, बहुत टर्निंग क्वेश्चन है, मतलब हर बच्चे से वो नहीं निकलेंगे। पर ये मेरिट में फर्क नहीं ज्यादा डालते ना, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, कथकली भारत के किस राज्य का नृत्य है? कथकली, तो कथकली सबको पता, कथकली कहाँ का है? केरला का। यानी आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज जरूर सीख लेना कि अगर यहाँ कथकली पूछा गया है, हो सकता है अगले शिफ्टों में तुम्हारे पास कोई होगा दूसरा लोक नृत्य पूछा जाए, ठीक है।
तो यानी लोक नृत्य पूछे जा रहे हैं, तो तैयार रहना, इस टॉपिक को पढ़ के जाए। नेक्स्ट, डाउन्स कहाँ का शीतोष्ण घास का मैदान है? डाउन्स, जो डाउन्स है, प्रेरीज है, ये जो घास के मैदान है अमेरिका के, बेटा कहाँ के? ये अमेरिका के। और आपको पता है अमेरिका को रोटी का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेरीज घास के मैदान है। तो वहाँ अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रेरीज घास के मैदान कहाँ है? ये आपके कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी मार्च सबको पता 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था आपका दांडी मार्च। आगे देखिए, और इसके बाद मैंने शायद ये किसी मॉक टेस्ट में डिस्कस भी कराया था कि ये जो है ये 24 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रख्यात संगीतकारों में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही घुमाया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर आप नीचे बड़े ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक नाम दिख रहा होगा आपको, उस्ताद जाकिर हुसैन। और सब बच्चे को पता है उस्ताद जाकिर हुसैन बहुत ही फेमस है इसके लिए, तबला वादक के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा। तो इससे बच्चा एक चीज जरूर सीख लेना कि वाद्य यंत्र टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार जरूर देख के जाए। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? मॉर्निंग का जो पहली शिफ्ट है उसके पेपर है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है बेटा 12 जनवरी। ठीक है, जबकि अगर विश्व युवा दिवस होता तो कब मनाया जाता था? 12 अगस्त। कब मनाया जाता? 12 अगस्त को। 30 जनवरी को भी एक दिवस है, कौन सा दिवस है? शहीद दिवस है। 30 जनवरी को शहीद दिवस है। तो यहां से आप लोगों ने एक चीज और जरूर देख के जाना कि डेज पे नजर मार के जाए। जिन बच्चों के अब पेपर शुरू होने हैं, जिनका भी अगली शिफ्ट है, तो डेज पे बच्चा जरूर नजर डाल देना कि डेज का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया था। और मैंने एक चीज और नोट की कि जितने भी आपके शिफ्टें आज थी 30 तारीख को, जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए, हर शिफ्ट में अनुच्छेद का एक एक क्वेश्चन आया है, और एक शिफ्ट में तो 2 भी आए हैं। तो इसका मतलब आपने जरूर देख लेना कि संशोधन जरूर देख के जाए बच्चा, अमेंडमेंट देख के जाना। ज्यादा नहीं है, बस ये कि 10-12 संशोधन जो मैंने आपको लिखा है, बस वो संशोधन पढ़ के जाना है। तो क्वेश्चन है, 21 से घटाकर 18 कब करी गई? ये था 61 अमेंडमेंट। कौन सा था? और अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखोगे ना, तो उसमें मैंने जो मॉक टेस्ट अपलोड नहीं किए हुए वीडियो में, उसमें भी बच्चा ये किए हुए, ये वाले क्वेश्चन उसमें भी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो वायुसेना का जो आदर्श वाक्य, बहुत रेयर बच्चा है जिनको पता होगा, अदरवाइज ये आपका एक तरह से तुक्का ही लगेगा। तो इसमें दिया है, सेवा परम धर्म, नभ। देखो इसमें नभ का मतलब होता है आकाश, स्पर्श दीपक, यही आपका सही था, क्योंकि आपको पता है वायुसेना की बात हो रही तो आकाश का जिक्र तो होना चाहिए था कहीं ना कहीं, तो इसमें है। तो कुछ बच्चा लॉजिक लगा के भी इसको निकाल सकता था। इसका राइट आंसर क्या था बेटा? सेकंड। हालांकि उस तरह के लॉजिक है कि यहाँ भी बन जाएगा, आकाश है, तो इसीलिए वहां भी बन सकता। पर एक चीज कंफर्म है कि अगर आप इसको लॉजिक से निकालना चाहोगे तो ये गलत हो सकता था, ये गलत हो सकता, इन दो पे आपको डाउट हो सकता था। तो मतलब अगर आपने तुक्का मारना होता तो इसमें या इसमें तुक्का मारना था, तो आपके सही होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा था? तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट था, ये ऑप्शन नहीं थे बेटा वहां पे, जो यहाँ डाले है ये ऑप्शन वहां पे नहीं थे। वहां पे ऑप्शन में था अट्टाकामा। तो अट्टाकामा एक मरुस्थल है, अट्टाकामा एक मरुस्थल है, ये वहां पे दिया था, सबसे शुष्क मरुस्थल आता है, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, नहीं तो सबसे गर्म स्थान भी इन्होंने पूछा, ड्राइएस्ट पूछा था, तो ड्राइएस्ट यही आपका अट्टाकामा चिल्ली में पड़ता है, सबसे शुष्क मरुस्थल में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबका? तो अब नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला था आपके पास साइंस, तो यहां तक था बेटा जीके का, ये था आपका जीके का। लगभग कितने थे? 15 क्वेश्चन थे। और इस 15 क्वेश्चन में से आप लोगों ने देखो ना, 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बड़े टर्निंग थे, जो ऊपर आपको बता किसी बच्चे ने ज्यादा नहीं पढ़े होगे या पढ़ेगा सुने ही नहीं होगे। और 10 क्वेश्चन ये थे जो आपके बिल्कुल रेंज में बनने थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइंस सेक्शन देखते हैं।
तो साइंस का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था त्वरण का एसआई मात्रक है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का जो एसआई मात्रक है वो आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो राइट आंसर है डी। क्या बना राइट आंसर आपका? डी। तो इसका मतलब एक चीज और देख लेना कि अगर यहाँ यूनिट पूछा जा रहा है तो अगले में भी यूनिट पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड था, बीज अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता है कि अगर बीज को अंकुरण करना है तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? खनिज का कोई जरूरी रोल नहीं होता, पानी बहुत जरूरी होता है बेटा, प्रकाश का कोई जरूरी नहीं है, तापमान भी जरूरी होता है, पर तापमान से ज्यादा जो किसकी जरूरत होती है? पानी की। हालांकि तापमान का भी बहुत जरूरी रोल होता है अंकुरण के लिए। तो इसमें ऐसे तो दोनों ऑप्शन नहीं होने चाहिए थे, पर दोनों ऑप्शन दिए थे तो आप किसको देंगे? प्रेफरेंस पानी को। ठीक है, तो पानी का होना बहुत जरूरी है बीज के अंकुरण के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट था, दही से मक्खन अलग करने की विधि को बताइए। दही से मक्खन अलग करने की विधि को बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीकरण। ये आप लोगों को पहले बहुत डिटेल में बताया था। अपकेंद्रीकरण और एक होता है अभिकेंद्रीय बल, दोनों के दोनों अलग कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सूखे पेड़ पौधों की डंडियों में अन्न कणों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मान लो जैसे आपके पास है ना अनाज को अलग करना हो, ठीक है, कहाँ से? डंडियों से, तो बताओ उसको क्या बोलते हैं? हस्त चयन बोलते हैं कि थ्रेशिंग बोलते हैं? तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, गेहूं वगैरह आपने जौ वगैरह देखे होंगे सब ने, तो थ्रेशिंग लगे होते हैं, थ्रेशर लगे होते हैं। तो यानी गेहूं के दाने वगैरह को अलग करना उससे डंडियों से, तो क्या करते हैं? थ्रेशिंग। नेक्स्ट, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल जिसको कहते हैं, उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। कौन सा था? विटामिन ए। जबकि एक सिंपल जो राइस होता है उसमें विटामिन बी होता है। विटामिन डी सबको पता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में होता है, दूध में भी होता है। विटामिन बी पता है मांस वगैरह में होता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थ में होता है। यहाँ से एक चीज का जरूर ध्यान दे कि विटामिन तो टॉपिक थोड़ा देख के जाइएगा। नेक्स्ट, वयस्क इंसान में कितने दंत होते हैं? एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ और था। यहाँ पे ना बच्चा क्वेश्चन पता क्या पूछा गया था, वो आपको मैं लिखा देता हूँ। रदनक पूछे गए थे, रदनक दांत पूछे गए थे। रदनक दांतों की संख्या आई थी यहाँ पे। क्या आई थी? रदनक दांतों की संख्या आई थी। वैसे तो जो दांत है, अगर आप दांत के प्रकार की बात करें तो दांत प्रकार सबको पता कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पर अगर कोई पूछे रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो रदनक दांत 2 ऊपर होते 2 नीचे होते बेटा, तो कितने बने? 4। कितने बने? 4। पर उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था कि एक साइड यानी एक जबड़े में रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो फिर कितनी होती है? 2। 2 नीचे होते 2 ऊपर होते हैं। तो इस तरह से इसको पेपर में पूछा गया था, तो आप लोग इसको नोट करिएगा। साइंस में थोड़ी घुमाई है, इसको देख लेना, थोड़ी घुमा के पूछे, सीधे सीधे नहीं बताए। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या एक इलेक्ट्रिक सर्किट का भाग नहीं है? इनमें से कौन से इलेक्ट्रिक सर्किट का नहीं है? कैपेसिटर होता है, रजिस्टर होता है, बोर्ड नहीं है बेटा, स्विच होता है। तो इसका मतलब ये आपका क्या है? गलत है। तो ये एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट था, नाइट्रोजन में हमारे वातावरण का कितना परसेंट है? तो नाइट्रोजन का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 78% है। ऑक्सीजन 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होती है। इस तरह से नोट कर लेना था इसको, ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, ऊर्जा का अस्थायी मात्रा। देखो एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिट्स के, तो इसमें ऊर्जा का अस्थायी मात्रा क्या है? जूल है। नेक्स्ट है, जब बर्फ पानी में पिघलती है तो इसकी डैश, देखो जब बर्फ पानी में पिघलती है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, द्रव्यमान बढ़ता है, मात्रा कम हो जाती है, द्रव्यमान कम हो जाता है। देखिए इन्होंने बोला है कि अगर बर्फ पानी में पिघल जाए, ठीक है, अगर मान लो ये आपके पास पानी से भरा है और इसमें आपने बर्फ रख दी, तो मात्रा बढ़ जाएगी। अब ये मात्रा किसकी बोल रहा है? तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, द्रव्यमान बढ़ता है। द्रव्यमान नहीं बढ़ेगा बेटा, द्रव्यमान में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मात्रा कम हो जाती है, द्रव्यमान कम हो जाता है। मात्रा कम हो जाती है, इसका समझ जाइएगा, आयतन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब बर्फ से, ऐसे समझिएगा, जब बर्फ से क्या बनेगा आपका? जब बर्फ से आपका पानी बनेगा तो समझ जाना बेटा उसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा पर उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व तो बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझना है इस क्वेश्चन को। ये भी बढ़िया था, मतलब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बना रखा था इन्होंने। तो मात्रा का मतलब यहाँ क्या बोला है कि आयतन कम हो जाएगा और घनत्व बढ़ जाता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी सीएनजी का मुख्य घटक है बच्चा मीथेन। क्या होता है? मीथेन। गोबर गैस का भी क्या होता है? मीथेन। और मीथेन को साथ में क्या बोलते हैं? मार्श गैस। क्या बोलते हैं? मार्श गैस। दूध द्वारा दही का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? दूध से दही का निर्माण का लैक्टोबैसिलस की वजह से। किसकी वजह से होते हैं? जीवाणु होता है बेटा, जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है दूध से दही का निर्माण। ठीक है, हालांकि बेटा ये बिल्कुल सेम डिट्टो नहीं पूछा गया था। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको पता चल गया होगा कि इतना स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वहां कुछ और तरीके से पूछा गया है कि दूध को दही में जो बदलता है उस जीवाणु का नाम क्या, कुछ इस तरह से पूछा गया था। तो उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहते हैं? चार अवस्थाएं आपको सुनी होगी, पांचवी जो बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन को बोलते हैं, और चौथी किसको बोलते हैं? प्लाज्मा को। और ठोस द्रव गैस क्या होती है? मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है। तो पांचवी अवस्था क्या थी आपकी? बॉस आइंस्टाइन। एंड लास्ट क्वेश्चन है पाश्चीकरण। ये भी सारे के सारे क्वेश्चन ही तुम्हारे नोट्स पे पड़े हैं। ठीक है, देख लेना कभी नोट्स आपने जो आपको दिए हैं। तो पाश्चीकरण सबसे जो प्रोसेस है किससे जुड़ा है बेटा? ये दूध का क्यूनन है, दूध का आसवन है, दूध का निर्जलीकरण या दूध का कीटाणु शोधन है। दूध को शुद्ध करने का प्रोसेस है बच्चा। और देखो तो यहाँ ऑप्शन अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारे में दिया हुआ है दूध दूध। तो मतलब बच्चे को बड़े ध्यान से देखना है कि भाई पूछ क्या रहा है। पाश्चीकरण, दूध में हानिकारक जीवाणु को मारने की विधि को क्या बोलते हैं? पाश्चीकरण कहते हैं। और यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये दूध का क्यूनन बोला, दूध का आसवन, तो इसका जो सही आंसर था दूध का कीटाणु शोधन। ठीक है, तो ये आपके पास साइंस के थे। कितने बने ये? 15 क्वेश्चन बने। तो आप लोगों ने देखो ना बेटा, इन 15 क्वेश्चन में भी वही बात आ गई कि घुमा फिरा के 4 से 5 क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, बाकी आपके नॉर्मली क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक और पूछा था, श्वसन की प्रक्रिया क्या ऐसी है? जो श्वसन प्रक्रिया वो किस प्रकार की है? वैसे तो सबको पता है श्वसन जो क्रिया होती है एक भौतिक क्रिया होती है, पर यहाँ पे क्या पूछा है? ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माशोपी ऊष्माक्षेपी अपचयन, या फिर ऊष्माशोषी अपचयन। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब हम श्वसन लेते हैं तो हमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ऑक्सीजन का भी उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी प्रोसेस बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल क्लोज रिलेशन थे सारे के सारे। ठीक है, तो इस तरह से कितने बने ये आपके। नेक्स्ट मैथ सेक्शन देखिएगा, अब आपको पता चल जाएगा कि मैथ का लेवल क्या। मैथ का लेवल वही है बच्चा जो 2024 में भी था, सेम उसी तरह के क्वेश्चंस है, सेम है। आप प्रैक्टिस कर लेना, वहाँ पे जो प्रीवियस पेपर में थे सेम ही है। तो अब यहाँ से पूछा गया है 1465 का कितना प्रतिशत? 65। तो 65/100। ठीक है, काट दीजिए जरा, 5 से काटो, 13 पंजे 65, 5 से काटिए कितना आएगा? 3×50 100। फिर काटिए 5 से, पंचों के 20, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 4 बन गया बेटा 46, 9 पंजे 45, 1 15, 5 3 15। कुछ और कट रहा है? ये पॉइंट में आएगा क्योंकि कट कुछ नहीं रहा। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो इसको मल्टीप्लाई करके बताया जरा कितना बन रहा है, आप लोग बताए मुझे मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है। 293 इंटू 13 अपॉन में 4 ना रहा विराज? यह है आपके पास 8,7,950। पूरा कट के क्या बोले आप? पूरा बताइए। 952.25 आपने डिवाइड कर दिया तो डायरेक्ट देख लो बच्चा, इसमें कहीं होगा 952, तो इसमें कहीं भी नहीं है। आपने ये सही किया हुआ यहाँ पे? कहीं हमने तो नहीं किया। देखिए 5 से क्या रहा तो 13 आ गया, 5 से काटे 20, मैंने 5 से काटा 4 टाइम, तो 5 से काटा कितना बना? 2 4 बन गया 46।
5 से काटूंगा 9, 1 बन गया 15, सही आ रहा है। 293 इंटू 13 25, तो इसमें 5 9 52.25, तो इसमें कहीं है नहीं बच्चा, पर इसमें अप्रोक्स फिर यहीं पे जाओगे आप। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, एग्जैक्ट इसमें बनानी है, पर चलो ये आपको पता है सबको कि कैलकुलेशन वर्क कर ही लोगे आप लोग, इसका राइट आंसर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 20 आदमी 10 दिन में काम करके इतना कमाते हैं। देखो 20 आदमी 10 दिन में कितना कमाते हैं, 71800। तो बताए 26 आदमी कितने दिन में, 17 दिन में कितना कमाएंगे। एक्स लिख दे इसको, तो अब कैंसिलेशन देख लीजिएगा, 2 0 से 2 0 क्या होगी, कैंसिल। तो आपको पता है ये नंबर कितना आ जाएगा, अगर ये नंबर में इधर ले जाओ बेटा, तो यहाँ से 2 से फिर काटिएगा इसको, 3 दूनी 6, 1 बन गया, 5 दूनी 10, 9, एक्स इधर ले जाइए, तो हमारे पास आया 359 इंटू 26 इंटू 70। तो चेक करिए हमारे पास कितना बनेगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना बन रहा है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं है बेटा, देखो इतना, जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि मैथ तो सर बिल्कुल खत्म ही था, इतना मैथ खत्म भी नहीं था कि आप लोग बिल्कुल ही लाइटली ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा हो कि इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो इसमें MDH का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं कि मैंने कैसे किया, मैंने इसका मेथड नहीं बताया। MDH सबको आता था, MDH जो तरीका होता है, MDH M1D1H1 अपॉन W1 किसके बराबर है, M2D2H2 अपॉन में W2। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करनी थी बेटा, यहाँ से उठा के वहां डाल दो, कैंसिलेशन कर दीजिएगा, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बना, सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था ये, मानिए कि कैलकुलेशन वर्क अभी 2 क्वेश्चन में बड़ा अच्छा रहा। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल खत्म है कि प्लस करके बताइए, तो पता कितना बन रहा है आपका, 3 और 2 5, 5 किस किस में है, ये 2 तो काट दो, 2 ऑप्शन कट गए, फिर कितना बन गया 17, ये 7 है इसमें, यहाँ है, ये गलत हो गया। इसका मतलब राइट आंसर आपका कितना है, 8075। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होता है। अब आप ये बताइए, अगर एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर, और अगर उसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी तो उसके तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका डी बन गया। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है कि x की वैल्यू बताइए। तो देखो हमने शॉर्टकट भी पढ़ा है इसका, नजदीक वाला नजदीक से, दूर वाला दूर से, तो क्या करेंगे x इंटू 40, तो ये बनेगा 40x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास 7 इंटू 56, और अगर मैं x निकाल दूं तो कितना बनेगा, 7 इंटू 56 के अपॉन में क्या आएगा, 40, ऐसे बन जाएगा। अब आप इसको काटिएगा तो कितना आएगा 28, ये काटेंगे तो कितना बन गया 20, फिर काटिएगा कितना बन गया 14, और ये कितना आ गया 10। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 84, ये सॉरी 28 2 98 अपॉन 10 यानी 9.8। चेक करिए इसमें है क्या, ये ऑप्शन है। ठीक है, क्या क्या सबको चल गया होगा पता कैसे करते हैं क्वेश्चन को, नजदीक वाला नजदीक से, दूर वाला दूर से मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू 40 तो क्या बन गया बेटा 40x, 7 इंटू 56 तो मैंने यहाँ किया मल्टी, x निकालूंगा 40 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में कैंसिलेशन कर देना 9.8। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था रेशो को। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 17,000 है, यदि अगले वर्ष 25% की दर से वृद्धि होती है तो वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। देखिए 17,000 है अभी की जनसंख्या, 25% की वृद्धि होती है, तो मैं सीधा 125 लिख दूं बेटा, 125 बटे 100, 125 बटे 100, कैंसिलेशन करिए, 2 0 से 2 0, अब करो मल्टीप्लाई, 170 इंटू 125 कितना बन रहा है आपका, ये बन जाएगा आपका कितना 21,250, मल्टीप्लाई कर देना बेटा, आपका आएगा 21,250। ये था आपका क्वेश्चन।
कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। किसी शहर की जनसंख्या तुम्हारे पास दे रखी है और इन्होंने बोला 25% की वृद्धि होती है, तो बताओ अंत में क्या जनसंख्या। और मोस्टली जितने भी शिफ्ट के आज पेपर हुए उसमें जनसंख्या के 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो देख लेना परसेंटेज चैप्टर आपका, सॉरी जनसंख्या के नहीं परसेंटेज के, तो परसेंटेज का जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आगे, 48% को फिर से बच्चा फ्रैक्शन में लिखिए। 48% को देखिए, 48% का मतलब है 48/100। काटिए बेटा, 4 से काटोगे कितना आएगा 12, 4 से काटोगे कितना आएगा 25, तो फिर आगे कटता नहीं है। अब चेक करिए इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर क्या बन गया। क्लियर है सबका, तो चल गया होगा पता कैसे करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औसत बताए। अभी औसत के कंसेप्ट भी देखिएगा, बार बार रिपीट हो रहा है। औसत सबको पता, अगर नहीं भी चल रहा पता तो सबको प्लस करो अपॉन में टोटल नंबर, तो ये आएगा 206 प्लस 205 प्लस 90 प्लस 315 अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं 4। ठीक है, अब करिए जरा इनको प्लस, 816 अपॉन 4, अगर आप काटोगे कितना बन रहा है 204, ये आपका राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन बन गया सी 204। चल गया होगा सबको पता औसत कैसे निकालना है। सारे नंबर को प्लस करते बेटा अपॉन में टोटल नंबर, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ऐसा नंबर बताना है जो इनको क्या कर दे, सबसे क्या हो जाए बेटा, ऐसा नंबर बताओ जो इन सब से भाग हो जाए। 21 से भी कटे, 4 से भी कटे, 28 से भी कटे, 42 से भी कटे, बताए कौन सा नंबर ऐसा। ऐसे ही चेक करो, रिलीव चल जाएगा पता। 42 से 28 नहीं कटेगा, ये नंबर गलत। 72 28 से नहीं कटता, ये भी गलत है। अब 84 की बात करें, 21 से कट जाता है बिल्कुल, 4 से भी कट जाता है, 42 से भी कटता, 28 से हाँ कट जाएगा, इसका मतलब राइट। अदरवाइज नहीं चल रहा पता तो ऐसा तो सबको आता ही है। जरूरी नहीं कि आप ये वाला लॉजिक लगाओ, गलत मत कर देना क्वेश्चन, आप इस तरह से करिएगा तब तक करते रहे जब तक आपका नंबर क्या नहीं आ जाए। ये 14, ये कितना है 21, फिर 2 से ये कितना है 1, ये कितना है 7 21, फिर 3 से 1 7 7, और फिर किससे, तो चेक कर लीजिएगा 21 42 का डबल 84, यही आंसर है। ठीक है, तो मेथड भी चल गया होगा पता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा कि बताइए इसको सॉल्व करके क्या नंबर आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन गलती मत करना कि गलत कर दो उसको। तो बताया कितना बन रहा है 12 इंटू 18, कितना आ रहा था कितना, तो ये 216 आया, -12 करिएगा तो कितना आ रहा है 204। तो चेक करिए इसका ऑप्शन अगेन कितना बन गया आपका 204, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, चल रहा है ना पता आप लोग को, ये क्या फास्ट तो नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, ए और बी की वर्तमान आयु का रेशो कितना है 5:2। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशो कितना 5:2। तो बताइए बी की आयु कितनी 18, अगर बी की आयु 18 है तो बी का रेशो कितना है 2, तो एक वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9 आ गई। और अगर बी की ए की वैल्यू 9 आ गई तो बताइए कितना बनेगा इनटू करके 45, और ये कितना बनेगा 18। तो हमारे को पूछा था किसकी ए की एज, तो ए की एज कितनी आ गई 45। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, एक आयत का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 7 मीटर सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप बताओ। आयत का परिमाप होता है 2 टाइम एल प्लस बी, ये होता है बेटा 2 टाइम एल प्लस बी। तो मुझे बताइएगा, सिर्फ वैल्यू पुट करो, 2 टाइम एल की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ एल की वैल्यू नहीं दी, निकालना पड़ेगा पहले बेटा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी एरिया दिया है, एरिया का फॉर्म था लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 35। हमारे पास लंबाई 7 दे रखी है, तो मैं चौड़ाई यहाँ से निकाल दूंगा, 7 से काटिएगा तो बी कितना रहा आपके पास 5, बी कितना रहा है 5। अब जब आपकी बी आ गया है, एल आपके पास ऑलरेडी गिवन था, तो अब बताइए परिमाप का फॉर्मूला 2 टाइम एल प्लस बी।
तो 2 टाइम L+B का मतलब है बेटा L कितना था आपके पास 7 और B कितना आया 5, तो 7×5 12, 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया 24, यानी आपका राइट आंसर क्या बन गया सी, यानी 24। तो पहले क्या किया, लंबाई गुना चौड़ाई, आपके पास क्षेत्रफल दिया था तो यहां से क्या निकल गया बी निकालने के बाद आयत के क्षेत्रफल में डालिए, अब परिमाप में डाल देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है कि हर बच्चा कर दे बेटा, इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको एरिया आयत का क्या होना चाहिए, एरिया का पता होना चाहिए, फिर आपको आयत का परिमाप पता होना चाहिए, तब जाके बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, राम के पास 60 चॉकलेट थी, उसने उनमें से 20% खा ली, बताओ उसके पास कितनी बची है। तो बताइए अगर 60 चॉकलेट थी 20% खा ली तो बची कितनी होनी, अब आप बताओ 80%, 80/100, भाई कोई भी चीज परसेंटेज में 100 होती है, अगर 20% खा गया तो 80% बची होगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दिया कैंसिल, 8 के 48, तो आप बोलेंगे कितनी बची है 48 बची है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करके बताना था, तो अगर आप सॉल्व करेंगे यही काट दीजिए सामने सामने, 9 3 27, सामने काट दीजिए कितना बनेगा 27। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई, कितना बनेगा 7×9 = 63, 200 243, तो ये तो गलत है ऐसे भी आपके पास, 7×9 = 63, 6 9×2 = 18, ठीक है 243, तो इसका राइट आंसर आ गया बेटा, कुछ नहीं किया सामने सामने काटा, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, यही काट दो इसको, 27 यहाँ काट दो, 9 27×9 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A+B का होल स्क्वायर क्या होगा, ये सबको पता, A² + B² + 2AB होता है, तो ये आंसर है, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है A² + B² + 2AB। अब आइंदा के लिए ध्यान देना, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन ही आएगा, नेक्स्ट के लिए अब आप लोगों को एक जरूर सीख लेना, A-B का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, A+B का होल क्यूब आपको आना चाहिए, A-B का होल क्यूब आप रट के जाना, और A³ + B³ का फॉर्मूला और A³ - B³ के फॉर्मूले बच्चा एक बार जरूर देख के जाना, आपको जो लिखा है उसको जरूर देख लेना, ये कोई भी आ सकता है अगले शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब देखते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या बोल रहा है कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, महिला के बारे में इशारा कर रहा है, ठीक है महिला के बारे में इशारा कर रहा है, एक पुरुष क्या बोल रहा है इसके बारे में, वो मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है, लड़की के बारे में बोल रहा था शायद, हाँ लड़की के बारे में बोल रहा है, कौन बोल रहा है, एक लड़का बोल रहा है कि क्या, कि वो मेरे एकमात्र बेटे, एकमात्र बेटे की क्या है, अब बताओ एकमात्र बेटा की भांजी की बात कर रहा है, इसका एक बेटा होगा एक्स और उसकी क्या है भांजी, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी क्या होगी बेटी, एक मिनट, ये है एकमात्र बेटे की क्या है, एकमात्र बेटे की क्या ये भांजी है, भांजी लगेगी आपके पास तब जब ये बहन, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि इसकी कोई बहन होगी तो उसकी क्या होगी बेटी होगी, तो इसकी क्या लगेगी बेटा भांजी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, मतलब इसका संबंध क्या है, अब आप सोचिए कि ऐसे समझो कि बच्चा ये ना आपके पास इसकी एक क्या है बेटी है, ये बेटा है, ठीक है ये बेटा है और इसकी क्या होगी बेटी होगी, ठीक है वो मान लेते हैं, ऐसे बनाए डायग्राम। अब पूछा कि इसका संबंध इससे क्या होगा, पुरुष का संबंध उस महिला से क्या होगा, देखो क्या दोबारा बता रहा हूँ, एक पुरुष है वो महिला के बारे में बता रहा है कि वह मेरे एकमात्र बेटे की क्या है भांजी, इसका एकमात्र बेटा है तो मतलब इसकी एक बहन होगी, उसकी जो बेटी होगी तो इसकी क्या लगेगी भांजी, अरे लगेगी कि नहीं, तो बताओ अब ये पुरुष उससे कैसे संबंधित है, तो अगर आप देखेंगे दादा नहीं बनेगा, देवर साला तो ऐसे भी नहीं बनेगा, नाना और ये बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा गलत, चाचा नहीं होगा, इसका मतलब राइट आंसर क्या बनेगा आपका
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था रीजनिंग का, बेटा इतना इजी नहीं है। अगला क्वेश्चन था, तो यदि एक विशेष कूट भाषा में डेमोक्रेट का अर्थ ये बोल रहा है, देखिए पहले तो ऐसे चेक करेंगे सेम सेम तो नहीं मैच हो रहे, ऐसा तो नहीं है। चलो इसको नंबरिंग ही दे देते हैं, डेमोक्रेट, इसका मतलब 4, 5, 13,